हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। तो चलिए, जहां तक पहुंच गए थे वही स्क्रीन पे आपसे शेयर कर रहा हूं। ये है हमारी बुक और मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज की। फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन शायद हमने कर लिया था। एक बार नोटबुक देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हमने कंप्लीट कर लिया था, ये आंसर तक पहुंचा दिया था। इसके बाद उन्होंने फाइनली बताया था आगे कैसे करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखिए 1 और 4 को कंप्लीट करने के बाद अगला क्वेश्चन है 6। एक बार पहले अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को, फिर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को देखें क्या लिखा है। इफ a plus bx upon a minus bx equal to b plus cx upon b minus cx equal to c plus dx upon c minus dx, x is not zero, then show that a b c d are in gp। आपको बताना है a b c d gp में होने चाहिए अगर इस कंडीशन को फॉलो, है ना। a plus bx upon a minus bx, b plus cx upon b minus cx, c plus dx upon c minus dx इक्वल है। आपको प्रूफ करना है a b c d gp में हो। तो कैसे करेंगे एक बार देखिए, नोटबुक में ले जा रहा हूं क्वेश्चन को। 6th क्वेश्चन, a plus bx upon a minus bx equal to b plus cx upon b minus cx equal to c plus dx upon c minus dx ऐसा दिया हुआ। एक बार और देख लें। a plus bx upon a minus bx, b plus cx upon b minus cx, c plus dx upon c minus dx, तीनों इक्वल हैं। आपको शो करना है कि ए बी सी डी जीपी में होंगे। कैसे करेगा एक स्टूडेंट, इसको देखें। एक सवाल में इससे पहले भी मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कंसेप्ट लगा चुका हूं, तो आप जानते हैं वो बहुत अप्रोप्रिएट कंसेप्ट है इस तरीके की प्रॉब्लम्स को करने। तो अगर मैं इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाऊं, इसके तीनों कंपोनेंट में, इस पार्ट में भी, इसमें भी और इसमें भी, तो न्यूमरेटर में दोनों ऐड होने पर बन जाएंगे ऐसे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ऐड किया मैंने, यहां पर ध्यान दें, इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, और डिनोमिनेटर पे इन दोनों का ही डिफरेंस ले ले रहा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। सेकंड पार्ट बन जाएगा b प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स अपॉन बी प्लस सी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स, और तीसरा बन जाएगा c प्लस डी एक्स प्लस सी माइनस डी एक्स अपॉन सी प्लस डी एक्स माइनस सी प्लस डी एक्स। मैंने क्या किया एक बार समझ ले। तीनों कंपोनेंट में, तीनों पार्ट में मैंने एक बार न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड किया, एक बार घटा। अब आप जानते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में जैसा फर्स्ट पार्ट में करते हैं वैसे ही सभी पार्ट में करना पड़ता है। मैं यहां पर लिख देता हूं, ऑन अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंड, ऑन अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंड, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप लोग कर लेंगे तो ये बन जाएगा 2a अपॉन 2bx इक्वल टू ये बन जाएगा 2b अपॉन 2cx, ये बन जाएगा 2c अपॉन 2d। जो टर्म कट रहे हैं उनको काटते जाइएगा और जो बच रहे हैं उनको बचा लीजिएगा। ये देखिए कुछ इस तरह का आउटकम बनेगा। और अब अगर इस एक्सप्रेशन में 2 से 2 कैंसिल कर दिया जाए और तीनों एक्सप्रेशन के x को भी रिमूव कर दूं, आप देख पा रहे हैं कि x तीनों में है, तो x यहां से कैंसिल किया जा सकता है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, ये x इसमें भी दिख रहा है पार्ट, इसमें भी है, इसमें भी है, इसको भी कैंसिल कर देंगे अगर, तो ये बन जाएगा a अपॉन b इक्वल टू b अपॉन c इक्वल टू c अपॉन d। तो आप देख पा रहे हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच देता है। सिद्ध हो गया कि ये जी। एक तरीके पर और आइए, आप ऐसा भी कर सकते थे कि किसी एक पार्ट को, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर हैं, गौर करें, ये टर्म और ये टर्म इक्वल है, आप इसको लेमडा के इक्वल मान लीजिए। इस मेथड पर भी जरा ध्यान दीजिए। आपने इसको लेमडा मान लिया। सेकंड मेथड बता रहा हूं, यहां नहीं लिखता हूं लेमडा, बाद में देख के कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। ये सभी सीट में आप लोगों को सेंड कर देता हूं पूरा चैप्टर होने के बाद टेलीग्राम पे, तो वहां से आप ले सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट चैप्टर है विद ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एंड मेन सॉल्व। और फ्यूचर में इसमें एडवांस के क्वेश्चन और कुछ और हायर लेवल के जो मैं खुद सेलेक्ट करूंगा वो सब इसमें इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है ना। उस सबको भी इसमें जोड़ेंगे। तो ये जो 3 पार्ट है, अब क्योंकि ये दिया हुआ है कि ये तीनों आपस में बराबर है, तो मैं इसको लेमडा के इक्वल मान लेता हूं। अल्टरनेट मेथड लिख देता हूं, अल्टरनेट मेथड। अब क्या होगा अल्टरनेट मेथड में, देखो अल्टरनेट मेथड में मैं a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स को मान ले रहा हूं लेमडा, भाई बाकी दोनों को तो छोड़ दो अभी। तो इसको जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ये बन जा रहा है a प्लस बी एक्स बराबर लेमडा ए माइनस लेमडा बी एक्स। और अब थोड़ा सा और मुझे सॉल्व करने दें। a के सारे टर्म एक तरफ ले आ रहा हूं और b के सारे टर्म एक तरफ। एक काम करते हैं, a को लेमडा a की तरफ भेज देते हैं, bx की तरफ लेमडा bx को ले आते हैं, तो ये बन जाएगा आपका b कॉमन लेके, b और x दोनों कॉमन आ जाएंगे 1 प्लस लेमडा, और यहाँ पर a कॉमन लेके लेमडा माइनस 1। और अल्टीमेटली आपने b अपॉन a या a अपॉन b जो भी आप कहना चाहें का वैल्यू क्या देखा, देखिए आपने ऐसा वैल्यू देखा बच्चों इसका, ये देखिए। तो a अपॉन b का वैल्यू आया x 1 प्लस लेमडा अपॉन लेमडा माइनस 1। अब गौर करो यार, a अपॉन b का ये जो वैल्यू आया है इसमें कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। आप जानते हैं इस एक्सप्रेशन को लिखते वक्त x का इस्तेमाल जैसे इस टर्म में हुआ है वैसे इसमें भी, वैसे इसमें भी। तो ये समझने की बात है कि अगर मैं
ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स को लेमडा से कंपेयर करके ये ला सकता हूँ, तो क्लियरली आप समझें कि जब आप अपने आप मेहनत करके इस दूसरे वाले को लेमडा से कंपेयर करेंगे तो भी तो बी अपॉन सी का वैल्यू ऐसे ही आएगा ना, बदलेगा क्या चीज ये सोच। मैंने जिस पार्ट को सॉल्व किया उसमें एक्स यूज हुआ है इस तरह से दोनों टर्म के बाद में, आपके में भी तो यही हुआ है एक्स बाद में, और जो बच्चा तीसरे वाले को कंपेयर करेगा लेमडा से उसके में भी उसी पैटर्न में हुआ है। तो अगर पहले पार्ट को सॉल्व करके ए अपॉन बी की वैल्यू एक्स मल्टीपल ऑफ 1 प्लस लेमडा अपॉन 1 लेमडा माइनस 1 आई है, तो क्लियर सी बात है कि दूसरे को सॉल्व करके बी बाय सी की वैल्यू या तीसरे को सॉल्व करके सी बाय डी की वैल्यू सेम, और इस तरह से भी आप जस्टिफाई कर पाएंगे कि ये एक कांस्टेंट है। और अगर ऐसा है तो ए बाय बी के कांस्टेंट आने का मतलब ये, तो आप केवल इतना इसमें लिख दीजिएगा कि जो ए बाय बी की वैल्यू आई है, सिमिलरली अगर हम बी बाय सी की वैल्यू निकालते तो बी बाय सी का वैल्यू भी इतना ही आता। बिना किए ही लिख दे रहा हूं, लेकिन आप अगर करके देखना चाहें तो देख लीजिएगा। और सी अपॉन डी की वैल्यू भी अगर आप निकालेंगे इसी तरह से जैसे मैंने ए अपॉन बी निकाला, आप लोग बाकी दो भी निकालेंगे तो यही, ठीक है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को जस्टिफाई इस मेथड से भी कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th आप ट्राई कीजिएगा। 8th क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ। 8th क्वेश्चन एक बार मैं आपको बुक में दे देता हूँ पढ़ने को, आप उसको पढ़ लें फिर हम डिस्कस करेंगे। यह है 8th क्वेश्चन, गौर से देख लें। ए बी सी डी आर इन जीपी गिवन कंडीशन है। इस बार मैं लिख देता हूँ ए बी सी एंड डी आर इन जी, ये मैं लिख देता हूँ कि ये चार टर्म जीपी में दिए हैं। अब ये जीपी में है तो इनका यूज आप कर सकते हैं, इनके जीपी में होने की कंडीशन को आप यूज कर सकते हैं। सवाल क्या बोलता है, अगर एबीसीडी जीपी में तो प्रूव कीजिए ए एन प्लस बी एन प्लस सी एन प्लस डी एन दीज आर ऑल्सो इन। तो ए एन प्लस बी एन प्लस सी एन प्लस डी एन ये जीपी में होंगे, प्रूव कर। क्या प्रूव करना है, यहाँ पर स्टेटमेंट ला रहा हूँ, सुनिए। ए एन प्लस बी एन प्लस सी एन प्लस डी एन आर इन जीपी, ये हमको प्रूफ करना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हमको रिजॉल्व करके प्रूफ कर देना है कि अगर एबीसीडी जीपी में है तो इनको भी जीपी में होना, ठीक है ना। ए बी सी डी आर इन जीपी, देन प्रूव दैट ए एन प्लस बी एन प्लस सी एन, ये जो मैं एन बोल रहा हूँ ये पावर में है, एंड सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन आर इन। अब देखिए कई अप्रोच हो सकते हैं, हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों जीपी में है जबकि एबीसीडी जीपी में गिवन है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर एबीसीडी जीपी में है तो उसका इस्तेमाल करके कैसे हम इनको जीपी में प्रूफ कर पाएंगे, सीधे उस बात पे आते हैं। ये पहला टर्म लिखा है ए एन प्लस, एक मिनट, ये पहला टर्म लिखा है ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन, तो क्लियर सा इसको तो आप यहाँ पर लीव कर दीजिए, इसको कुछ मत करिए। सेकंड और थर्ड टर्म जो लिखे हैं इस पर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। अभी 1 मिनट में ये प्रूफ हो जाएगा कि ये तीनों जीपी, हमें एबीसीडी जीपी में गिवन है, हमें प्रूफ करना है ये तीनों भी जीपी में होंगे अगर एबीसीडी जीपी में है। तो एक बात समझे, अगर एबीसीडी जीपी में है तो आप बी अपॉन ए, सी अपॉन बी और डी अपॉन सी को इक्वल मान सकते, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि जीपी का एक कॉमन रेशियो होता है, तो भैया एबीसीडी अगर जीपी में है तो मान लो जिस जीपी में ये है उसका कॉमन रेशियो आर है। अब अगर कॉमन रेशियो आर है तो बी अपॉन ए, सी अपॉन बी और डी अपॉन सी तीनों को मैं आर बोल सकता हूँ। इस कंडीशन को यूज करके अब मैं थोड़ा बदलाव करूंगा इन तीनों टर्म्स में। क्या होगा वो चेंज जरा गौर करें। जो पहला टर्म है उसको तो मैं हाथ नहीं लगाना चाहता, ए एन बी एन उसको छोड़। जो सेकंड है बी एन प्लस सी एन, उसमें बी को मैं लिखना चाहता हूँ ए आर। इससे यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया, गौर से देख लीजिए। बी को मैं ए मल्टीप्लाई आर लिख सकता हूँ, तो बी को तो भैया मैं ए मल्टीप्लाई आर की पावर एन लिखना पसंद करूंगा, और जो सी है उसको मैं लिखना चाहूंगा बी मल्टीप्लाई इस वाले का, ठीक है। तो बी मल्टीप्लाई आर की पावर एन। और तीसरे वाले में मैं क्या करूंगा आप देखते रहिए। जो सी है, जो सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन है, तो इसमें सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, गौर करिए। सी को मैं लिख सकता हूँ बी आर, है ना, और बी को मैं लिख सकता हूँ ए आर। तो मैं दोनों चेंज एक साथ करता हूँ, सी को मैं लिख सकता हूँ बी आर और बी को लिख सकता हूँ ए आर। तो सी को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ए आर स्क्वायर और होल पावर एन, तो मिल ही रही है सब। और डी को भी इसी तरीके से बदलूंगा, एक बार बगल में देख लीजिए डी को कैसे बदला मैंने। डी को मैं लिखूंगा सी आर और सी को फिर बदल दूंगा बी आर में, तो ये बन जाएगा बी आर स्क्वायर। तो इसको मैं लिख देता हूँ बी आर स्क्वायर होल पावर एन। अब ये कंडीशन ऐसे बदल गई है, ये तीन टर्म ऐसे। तो बच्चों एबीसीडी जीपी में उसका मैंने इस्तेमाल किया, मुझे इन तीनों को जीपी में लाना था, तो मैंने पहले को अनटच्ड रहने दिया, दूसरे को बदला, तीसरे को बदला मैंने ये डी बाय मिस्टेक लिख दिया, इसके लिए मुझे माफ करें, इसको बी हो, ये बन गया। अब थोड़ा सा मैं इसको जमा रहा हूँ, गौर करिए। ये है ए एन प्लस बी एन, दूसरे टर्म में आर टू द पावर एन कॉमन लेके भैया ये भी ए एन प्लस बी एन बन गया है, और तीसरे में आर की पावर 2n को अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये भी ए एन प्लस बी एन। तो गौर करें, मैंने इस सवाल में पहले टर्म को बिल्कुल टच नहीं किया और कोशिश करी कि जो दूसरा और तीसरा था वो भी पहले जैसे ही दिखने लगे, और ऐसा हो गया। आप देख पा रहे हैं अब ये तीनों एक से दिखते हैं, और बाहर एक एडिशनल टर्म आया है आर टू द पावर एन और आर टू द पावर 2। तो क्लियरली देखते ही बनता है
कि जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करने पर r टू द पावर n an प्लस बी एन अपॉन an प्लस बी एन बनेगा और सॉल्व करते ही ये r टू द पावर n। और अब आप खुद करके देखिएगा, जब आप तीसरे को दूसरे से डिवाइड करेंगे यानी इसको इससे, तो इस डिवीजन में क्या आएगा एक बार आप चेक कर लें। अगर इस डिवीजन में भी r टू द पावर n आ गया तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये तीनों जी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझिए। तो सारे टर्म को एक जैसा बना के ज्यादा इजीली जज कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। वैसे एक बच्चा ऐसा भी कर सकता था कि वो इस पूरे सवाल में a के टर्म में बदल डाले, सब b को ar लिख दे, c को ar स्क्वायर, d को ar क्यूब, ऐसा भी कर, ऐसे भी जब। लेकिन ये डायरेक्ट अप्रोच था कि आप पहले टर्म को कुछ यूज मत करें, उसमें कोई चेंज नहीं करें, बाकी दो टर्म की मदद से आप पहले जैसा टर्म, ठीक है ना। तो ये इस तरह से किया जाएगा। आगे बढ़िए, 8वां क्वेश्चन प्रूविंग था, ये कंप्लीट हो गया। 9, 10, 11, 12, 13 ये आप लोग करें, सब बेसिक से क्वेश्चन है। 14 में आइए सीधे। सारे क्वेश्चन करा पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो मैं बीच बीच से कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर बचे हुए क्वेश्चन में कोई पूछना है तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ पहले भी कि बस एक नंबर आपको भेजना पड़ेगा, यानी आपको लिखना पड़ेगा कि सर एक्सरसाइज 8.2 या मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8 क्वेश्चन नंबर 12, तो बस वो मुझे पता लग जाएगा कि आप इस क्वेश्चन पर बात। तो अभी इस तरह से आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और किसी का अपना कोई वैसा सवाल हो तो फिर वो तो उसको टाइप करने का कोई तरीका निकाल के ही कमेंट बॉक्स पे दे। समझ रहे हैं ना बात। चलिए, तो ये 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 6th कंप्लीट हो गया, 7, 8 कंप्लीट हो गया, 9, 10, 11, 12, 13 ये तो आप करेंगे। 14 क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूँ, इसको आप भी पढ़ लीजिए अच्छे से। ये वाले क्वेश्चन की बात चल रही है, एक वर्ड प्रॉब्लम है। शमशाद अली buys a scooter for 22,000 rupees. He pay 4,000 cash and agree to pay the balance in annual installment of 1,000 plus 10% interest on the अनपेड है। ठीक, 22,000 रुपए की स्कूटर खरीदी है भैया शमशाद अली ने, 4,000 रुपए डाउन पेमेंट करी है, 18,000 बचते हैं, तो 18,000 के लिए उसने बोला 1,000 रुपए 18 बार दूंगा। अब लेकिन ऊपर से कितना देना पड़ेगा, तो हर इंस्टॉलमेंट में रिमेनिंग अमाउंट का 10% देना पड़ेगा। यानी जब 4,000 का डाउन पेमेंट करके स्कूटर लेके तो आप चले गए 22,000 का, 18,000 रुपए आपके सर पे रहे। एक साल बाद जब आए तो एक साल बाद आने के बाद आपके ऊपर 18,000 का लोन था, तो आपने क्या दिया, 1,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट प्लस उस पूरे 18,000 रुपए पे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट, यानी 1,800 रुपए। और दूसरी बार जब आएंगे, अब आपके सर पे लोन 17,000 माना जाएगा क्योंकि आपने 1,000 कम कर दिया, तो अब 17,000 का 10% पड़ेगा और ऐसे ही पड़ता। आपको बताना है कि ये स्कूटर, हाउ मच विल द स्कूटर कॉस्ट हिम, यानी कितने में पड़ गया स्कूटर। था तो 22,000 का भाई साहब, लेकिन लगातार इंटरेस्ट देते देते ये पड़ा कितने में, हमको ये वही बैंक का इंटरेस्ट वाला तरीका चेंज करके इन्होंने एक जनरल इंटरेस्ट पे सवाल बना दिया 10%, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, देखिए स्टेप्स क्या होंगे, एक बार उस पे आइए। हाय आशीष, तो शमशाद अली buys a scooter for 22,000, he pays 4,000 cash, agree to pay the balance in annual installment of 1,000 plus 10% interest on unpaid amount. How much will the scooter cost him? कितना उसको स्कूटर का कॉस्ट पड़ेगा हमको ये, ठीक है। तो अब एक बार नोटबुक में ले जा रहा हूँ, क्वेश्चन को समझिए, स्टेप्स देखिए बस। सबसे पहले भैया 22,000 का स्कूटर है, 22,000 स्कूटर की कॉस्ट है, इसमें से 4,000 माइनस कर देता हूँ तो जो लोन बचता है वो 18,000, ठीक है। 18,000 को कैसे पे करना है, 1,000 की 18 इंस्टॉलमेंट, यानी टोटल 18 इंस्टॉलमेंट बनेंगी। 18 इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,000, 1,000 रुपए 18 बार दे देगा तो ये पूरा स्कूटर का पेमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर बस इतना ही देता है तो फिर तो इंटरेस्ट कुछ नहीं दिया है ना, फिर तो इंटरेस्ट कुछ नहीं दिया। अब इंटरेस्ट नहीं दिया तो इंटरेस्ट का रूल क्या बता रखा है, रिमेनिंग अमाउंट, अनपेड अमाउंट का 10%। तो जब एक साल के बाद जाएगा तो 18,000 का लोन सर पे लेके जाएगा, तो आफ्टर 1 ईयर जब इंटरेस्ट देगा तो कितना देगा, आफ्टर 1 ईयर वो इंटरेस्ट देगा भैया 18,000 का 10%। 10% मतलब 0.1 मल्टीपल होता है, डायरेक्ट निकाल ले। 10% निकालने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जिस नंबर का निकालना उसका एक जीरो उड़ा दो सीधे सीधे लास्ट का, 1,800 रुपए। अच्छा, अब 18,000 रुपए के साथ, 18,000 रुपए के 10% इंटरेस्ट के साथ इसने 1,000 की इंस्टॉलमेंट भी थी। अब ध्यान दीजिएगा स्टेप पे, 22,000 में 4,000 डाउन पेमेंट करी, 18,000 का लोन था सर पे, एक साल बाद गया, 1,000 रुपए तो पहले पे किया इंस्टॉलमेंट और बाद में 1,800 ब्याज भी दिया लगे हाथ, 2,800 देके आया। लेकिन माना यही जाएगा कि केवल 1,000 रुपए चुके, माना यही जाएगा क्योंकि जो 1,800 रुपए दिया वो आपका एक्स्ट्रा था, वो इंटरेस्ट। हेलो आयुष, तो अब 1,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट कम हो गई तो बचा 17,000, तो 2 साल बाद जब जाएगा तो अब 17,000 का 10% यानी 1,700 रुपए इंटरेस्ट पड़ेगा और ऐसे ही कम। यानी आप समझ सकते हैं कि 18,000 17,000 जब 18 साल बाद जाएगा, आफ्टर 18 इयर्स बोल सकते हैं, तो एक साल बाद 18,000 का लोन था, 2 साल बाद 17,000 का लोन था, 3 साल बाद 16,000 का लोन होगा, तो जब 18 साल बाद जाएगा तो लास्ट का केवल 1,000 रुपए बचा होगा, वही देने जाएगा, लेकिन साथ में 100 रुपए का इंटरेस्ट भी दे के आया। तो कुल मिलाकर बिल्कुल क्लियर हो गया कि भैया उसने 4,000 का डाउन पेमेंट किया, जो 18,000 रिमेनिंग था वो पूरा दिया, 1,000 की इंस्टॉलमेंट, लेकिन ऊपर से जो एडिशनल पैसा दिया है, तो जो इंटरेस्ट इसको टोटल पड़ गया वो कितना देख लेते हैं। इंटरेस्ट टोटल पड़ गया, इंटरेस्ट बराबर 1,800, 1,700, 1,600,
हिंदी में लिख लो चाहे अंग्रेजी में, एक ही बात है, और लास्ट में 100 रुपए। अब ये पूरे नंबर जब जोड़ेंगे, 18 डिजिट हैं, ये टोटल 18 नंबर्स हैं, तो इनका सम हो जाएगा टोटल टर्म्स अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट। ये बात हमने पढ़ी थी कि डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं, है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और टोटल टर्म बाय 2। ये 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक है एपीजीपी, तो आप उससे कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करके आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 1900 यानी 171। कुल मिला के 17,100 रुपए तो भाई साहब ऊपर से दे के आए। तो स्कूटर की कीमत के अलावा हमारे दोस्त ने 17,100 रुपए और दिए, यानी कुल मिला के 22,000 प्लस 17,100, इतना पैसा। ठीक है, 18 साल बाद दिए हैं, लेकिन 18 साल लगाए हैं इस पैसे को देने में, तो इतना बनता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस सवाल का जवाब होना चाहिए। अब पूछा क्या था कि स्कूटर उसको टोटल कितने में पड़ी, तो आप क्या करिएगा, 22,000 जो कीमत थी स्कूटर की वो, और जितना इंटरेस्ट पे किया वो ऐड कर दीजिए आपका, ठीक है ना। चलिए 14 खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। 15 16 17 आपके लिए छोड़ा है, 18 बता रहा हूँ। 18 पे सारे नहीं बता पाऊंगा, आप लोग जानते हैं, फिर मेंस की लिस्ट तक पहुंचने में बहुत देर हो जाती है। 18th क्वेश्चन क्या है देखिए, 150 वर्कर्स वेर एंगेज्ड टू फिनिश अ जॉब इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज। ठीक हो गया। 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन सेकंड डे, 4 मोर वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन थर्ड डे एंड सो ऑन। इट टुक 8 मोर डे टू फिनिश। बताइए 8 दिन ज्यादा खर्च कर। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड। तो बताइए कितने दिनों में ये काम पूरा हुआ, कितने दिनों में ये काम पूरा हुआ। होना जितने दिन में था उससे 8 दिन ज्यादा लगे। फिर से सुन लीजिए एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है, आप लोग खुद भी पढ़ लें। 150 वर्कर्स वेर एंगेज्ड टू फिनिश अ जॉब इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज, 4 वर्कर ड्रॉप्ड आउट ऑन सेकंड डे, 4 ऑन थर्ड डे एंड सिमिलरली सो ऑन। इट टुक 8 मोर डे टू फिनिश द वर्क। और ऐसा करने की वजह से ना काम 8 दिन डिले हो। तो कहता फाइंड द नंबर ऑफ डे इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड। कितने दिनों में काम पूरा हुआ, तो बताइए आपको ये काम पूरा होने में कुल कितना समय लगा, जबकि लगना कम था, 8 दिन ज्यादा। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड। कैसे करेंगे, सिंपल ही समझिए। 2 बातें हो सकती हैं, या तो आप मान लीजिए कि काम नॉर्मल n दिनों का था, खत्म हुआ n+8 डेज में, लेकिन हमको ये पता है कि जो एपी का सवाल है, जो एपी हमको जोड़नी है, उस एपी में जो टर्म आ रहे हैं वो अगर n+8 टर्म लेंगे तो हमको जोड़ने में उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा, उसको n। तो अब मैं क्या लिख रहा हूं समझिएगा। मान लीजिए पहले जो प्रपोज्ड डे थे वो थे n-8। लेट द वर्क वाज कंप्लीटेड इन n डेज, है ना। इसने पूछा था वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड। तो मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया लेट द वर्क वाज कंप्लीटेड इन n डेज। अब n डेज में अगर वर्क कंप्लीट हुआ तो जो एपी बनेगी वो कैसी होगी, देखो सबसे पहले दिन 150 वर्कर्स ने काम किया, अगले दिन 4 वर्क ड्रॉप आउट हो गए वर्कर, फिर 4-4 करके गिरते रहे। तो कैसा एपी बना, गौर करिए। लेट द वर्क वाज कंप्लीटेड इन n डेज एंड वर्क ऑफ वन पर्सन इज यूनिटी। सब ये यूनिटी का मतलब होता है, मान लो एक मजदूर ने जो काम किया उसको मैं एक गिन सकते हैं मैथमेटिक्स में। मानो एक मजदूर का काम एक, तो सबसे पहले दिन 150 मजदूरों ने काम किया, तो भैया काम कितना हुआ, 150 मल्टीप्लाई 1 यानी 150 यूनिट काम हो गया। दूसरे दिन भैया 150 से 4 लोग चले गए तो 146 यूनिट काम हुआ, और इसी तरह से काम कम होता रहा। फिर 142 यूनिट काम हुआ, और ऐसे ही कम होते होते लास्ट में n डेज तक ये बिल्कुल व्यवस्था चले। n डेज में टोटल कितना काम हो गया निकालना आसान है, बड़े आराम से हम सम निकाल लेंगे। n/2 इंटू 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस -4 है, क्योंकि घटती हुई एपी है, गौर कर रहे हैं आप लोग, एपी लगातार डिक्रीज हो रही है। एपी के सवाल मिसलेनियस आ रहे हैं बीच बीच में, वो आने भी चाहिए, और कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एपी हमने 10th स्टैंडर्ड पर पढ़ा हुआ है। हालांकि अब मैं जब मोर फॉर कंपटीशन फाइल पे जाऊंगा तो वहां पर एक बार एपी पर चर्चा और करेंगे, लेकिन एपी क्योंकि 10th में पढ़ा है, हम ये मान के चलेंगे कि 11th के स्टूडेंट को इसका नॉलेज है पूरा। अब ये कुल मिला के कितना आ गया, देखिए ये आ गया n/2 इंटू 300 प्लस या -4 n-1, ये बन गया आपका टोटल मजदूरों का n दिन का, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, n दिन तो वो है जिसमें उन्होंने काम को पूरा किया, लेकिन काम प्रपोज तो कम समय में करना चाहिए था भाई, क्योंकि अगर मजदूर डेली 150 रहे होते तो काम पहले ही खत्म हो गया होता। सवाल में लिखा है कि इस तरह से लगातार 4-4 मजदूरों के ड्रॉप हो जाने के कारण इट टुक 8 मोर डे टू फिनिश द वर्क। 8 दिन एक्स्ट्रा खर्च कर दिए इन लोगों ने, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि n दिन में काम पूरा हो गया। इसका मतलब पुराना प्रपोजल जो था वो n-8 डे का, हमें काम को n से 8 दिन पहले निपटाना चाहिए था, लेकिन इस ड्रॉपिंग प्रोसेस के कारण 8 दिन ज्यादा लग गए। हमने मान लिया कि n दिन में काम पूरा हो गया, इसका मतलब प्रपोज्ड डे n-8। तो अब दूसरी बात समझिए, सेकंड स्टेप में हम क्या लिखेंगे उस पर ध्यान दें। सेकंड स्टेप होगा कि अगर 150 मजदूरों ने लगातार काम किया होता और कोई ड्रॉप नहीं हुआ होता तो भैया ये काम n-8 डे में पूरा हो जाता। और मैंने ये माना कि एक मजदूर एक दिन में यूनिटी वर्क कर रहा है, तो 150 मजदूर एक दिन में करेंगे 150 × 1,
और अगर इतने दिन तक लगातार वो कंसिस्टेंटली काम करते तो कुल मिला के इतना यूनिट काम हो जाता। तो अगर एक भी मजदूर ड्रॉप ना होता तो काम इतना हो जाता, लेकिन ड्रॉपिंग प्रोसेस के कारण काम इतना हो पाया। अब भैया काम तो वही है जो पहले था। इसका मतलब इस वैल्यू को जो मैं यहाँ पर लिखा हूं और ये वैल्यू जो मैंने यहाँ पर लिखी इनको इक्वल, क्योंकि इस ड्रॉपिंग प्रोसेस के कारण n दिन लगे। नॉर्मली n-8 डे में काम को कंप्लीट होने का प्रपोजल बना था, क्योंकि 8 दिन ज्यादा लगे मैंने माना था। तो अब इस कंप्लीट वर्क को इस कंप्लीट वर्क के बराबर होना चाहिए। आइए कंपेयर करके देख लेते हैं। कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2। क्यों कंपेयर कर रहे हैं एक बार फिर बता देता हूं, क्योंकि लगातार ड्रॉपिंग प्रोसेस के बाद कुल इतना यूनिट काम हुआ, और अगर ड्रॉपिंग नहीं हुई होती तो 8 कम डेज इस्तेमाल करके इतना काम होता, तभी भी काम पूरा हो जाता। अभी भी काम पूरा हुआ है, तो दोनों काम बराबर है ना, क्योंकि काम तो एक ही है ना। तो कंपेयरिंग, अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या इक्वेशन बनेगी, n/2 इंटू 300 माइनस 4n प्लस 4, मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिया, इक्वल टू 150 n माइनस 150 इंटू 8। कितना आ जाएगा सोचिए, 150 इंटू 8 1200। और अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं लेफ्ट में, तो ये बन जाएगा 304 कर लीजिए, क्योंकि 300 और 4 दोनों है हमारे पास। क्या जाएगा 304n और बाय 2, चलिए 2 को उधर भेज देंगे, अभी इसको छोड़िए, और माइनस 4n स्क्वायर, 2 को यहाँ भेज के ये हो जाएगा 300n माइनस 2400। बस खत्म हो गया सवाल। जितना मैंने बताना था बता दिया, क्योंकि अब एक क्वाड्रेटिक बन गई है, इसके बाद सब कुछ है ना, इसके बाद सब कुछ नॉर्मल है। ये 304 मैंने जो लिखा है इन दोनों को सम करके लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये 4n से मल्टीप्लाई होकर 4n स्क्वायर बन गया, 2 इस तरफ आ गया है बच्चों। और अब इसको फाइनल कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 4n स्क्वायर, सबको राइट में भेज रहा हूँ, माइनस 4n और माइनस 2400 इक्वल टू 0। 4 को भी कैंसिल कर दीजिए, तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 600 इक्वल टू 0। यानी मल्टीप्लाई करके आपको 600 लाना है और 1 लाना है आपको 70। अब आप इसके फैक्टर एक्टर निकालें। आप अभी तक समझ ही गए होंगे 600 के दो फैक्टर 25 और 24 ही होने चाहिए, तो 25 24 से इसको फैक्टराइज करके देख लीजिए इनकी पॉसिबल वैल्यू क्या आ रही है। मुझे लगता है एक वैल्यू प्लस एक माइनस आ जाएगी, तो जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसको आप एक्सेप्ट, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर मैं इसको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग इसको फिनिश करेंगे। 18th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ भैया। इसके बाद ये एक्सरसाइज, तो एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज नंबर जो लेवल 1 में हम लोग करते हैं, एक मिसलेनियस एक्सरसाइज जो होती है, तो वो कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, अभी रुकने का समय नहीं है। एनसीईआरटी का काम पूरा हुआ। एनसीईआरटी के बाद अगले सेकंड लेवल पे आते हैं। लेवलिंग का मतलब एक बार समझ लें, 0 लेवल में हम एनसीईआरटी के थ्योरी को डिस्कस करते हैं विद मिड एक्स। सारी थ्योरी पढ़ लेते हैं जितना एनसीईआरटी ने दिया, उसमें हम एक भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते, केवल 11th के बच्चों के लिए होता है ये सब। देन हम फर्स्ट लेवल पे आते हैं, तो एनसीईआरटी की फाइनल एक्सरसाइज को पूरा कर लेते हैं। ये हमने आज कंप्लीट कर ली, और अब इसके बाद हम सेकंड लेवल पे आ रहे हैं। ये पूरा जो फाइल है, ये उन सारे टॉपिक को कवर करेगा जो अब एनसीईआरटी कवर नहीं, क्योंकि कॉम्पिटिशन में इनसे भी सवाल पुटअप होते हैं, इनकी जरूरत पड़ती है। तो सेकंड लेवल पे अब मैंने उन सारे टॉपिक की लिस्ट बनाई है जो एनसीईआरटी के इस चैप्टर को पढ़ने से हमें नहीं मिली, लेकिन हमको उसकी जरूरत, ठीक है। तो 1 बाय 1 शुरू हो जाइए। बहुत सारे टॉपिक हैं, तेजी से पहले इनको निपटाते हैं, फिर आएंगे मेंस की एक्सरसाइज में। मोर फॉर कंपटीशन, यानी वो टॉपिक जो कंपटीशन के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। एनसीईआरटी में भी मैंने सीक्वेंस और प्रोग्रेशन के बारे में बताया था। एक हल्की सी जानकारी और दे दूं, देखिए सीक्वेंस का मतलब है कोई भी एक पैटर्न जिसको फॉलो करके आप एक लिखते हैं टर्म का सेट, उसको हम सीक्वेंस मान लेते हैं। जैसे मैं 2-3 सीक्वेंस लिखता हूं, जैसे आपने 1 3 5 7 9 लिखा, यस इट इज आपके लिखने से समझ में आ रहा है कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप ऑड नंबर्स लिखना चाहते हैं। आप 2 4 6 8 10 लिखेंगे, इससे भी समझ में आता है कि आपने क्या लिखने की कोशिश की, ये भी एक सीख है ना। आपने कहा सर मैं प्राइम नंबर लिख, सारे प्राइम नंबर लिखते चला जाऊंगा, तो नंबर कैसे आया। अब देखिए, सबसे पहले 2 आया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 7 आया, फिर 8 9 10 कोई नहीं आया, अचानक 11 आ गया, फिर 13 आया, और उसके बाद सीधे 17 आया। तो ये आपने कहा सर ये भी एक सीक्वेंस है क्या। मैंने कहा बिल्कुल ये भी एक सीक्वेंस है। यानी क्या है सीक्वेंस, समझिए सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस नंबरों का एक पैटर्न है। ये जरूरी नहीं कि नंबर हमेशा इंटीग्रल वैल्यूज हो या नेचुरल नंबर हो। आप फ्रैक्शंस में लिखिए ना, 3/9 या रुकिए 1/9 से शुरू कर लेता हूँ। 1/9 2/9 3/9 4/9 ये भी एक सीक्वेंस है ना। तो सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस नंबर का एक अरेंजमेंट है जो किसी एक नियम पर चल। अब नियम 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मैथमेटिकल लॉ, कि साहब मैथ्स लगा दूंगा मैं, अपने बात को मैं मैथमेटिकल टर्म में बोलूं। एक होता है कि लॉजिकली एक्सप्लेन करूंगा। तो 2 प्रकार के सीक्वेंस बनते हैं, थ्योरेटिकल बनते हैं और एक बनते हैं मैथ, ठीक है ना। थ्योरेटिकल सीक्वेंस भी हो सकते हैं, सेकंड रोकिएगा, हाँ थ्योरेटिकल सीक्वेंस होते हैं और दूसरे होते हैं आपके मैथमेटिकल सीक्वेंस। तो क्या है देखिए, अब यहाँ पर जैसे ये पहला सीक्वेंस लिखा है 1 3 5 7 9, अगर इस सीक्वेंस की बात की जाए कि सर इसको आप किस
कैटेगरी में रखेंगे तो इसको मैं मैथमेटिकल सीक्वेंस, क्यों? क्योंकि इस सीक्वेंस के लिए मैं एक tn डिफाइन कर पाऊंगा, दैट इज 2n-1। इफ यू अप्लाई n एज 1 2 3 4 you will get all the numbers 1 3 5 7 9। दूसरे सीक्वेंस को भी मैं मैथमेटिकल सीक्वेंस मानूंगा। इसमें अगर मैं फॉर्मुलेट कर दूं इसको 2n कह के, तो ये सारे नंबर इसमें कवर। लास्ट वाले सीक्वेंस के लिए मैं फॉर्मूला बनाना चाहूंगा n/9 where n is a natural number। तो 1/9, 2/9, 3/9, जहां तक भी इस सीक्वेंस को आप बोलना समझते हैं सही वो बोल। ये सभी सीक्वेंस मैथमेटिकली फॉर्मूले से बांधे जा, लेकिन जो सीक्वेंस मैंने प्राइम नंबर्स का बनाया है इसे आप कैसे बांधेंगे? क्यों नहीं बांध पा रहे हैं? क्योंकि ये मैथमेटिकली जस्टिफाई नहीं किया जाता। इसको tn इक्वल टू सम फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ n नहीं लिखा जा सकेगा। ये प्राइम नंबर का सेट है, ये नंबर रैंडमली आते हैं, आर्बिट्रेरली आते हैं, उस तरह के रूल फॉलो नहीं करते जैसे नॉर्मल। लेकिन है तो ये भी सीक्वेंस, क्योंकि जब इसे लिखा गया तो इसके पीछे का कारण बताया गया। आपको ये बताया गया कि भाई ये नंबर कहां से चुने गए, ये कौन से नंबर है, ये बता पा रहे हैं हम, इसीलिए ये भी सीक्वेंस। ऐसे सीक्वेंस को थ्योरेटिकल सीक्वेंस में रखें, यानी हर सीक्वेंस को tn इक्वल टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ n लिख पाए, ये जरूरी नहीं है। कुछ सीक्वेंस थ्योरेटिकल हो। तो ये जो प्रोग्रेशन वर्ड आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको और सीक्वेंस को यही मान के डिफर कीजिए। हर वो सीक्वेंस एक प्रोग्रेशन है जिसको एक फॉर्मूले से आप फॉर्मुलेट करके जस्टिफाई कर पाए। अगर आप किसी सीक्वेंस को एक फॉर्मूले के टर्म में लिख पा रहे तो वो प्रोग्रेशन, लेकिन वो सीक्वेंस जिसको आपने थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया है वो सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं। तो प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में एक बारीक सा अंतर होता है। सीक्वेंस तो सभी हैं, लेकिन प्रोग्रेशन केवल वो है जिनको एक फॉर्मूले से बांधा जा सके। तो यहाँ पर जो 4 मैंने आपके सामने लिखे हैं, इसमें आप फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ को मान सकते हैं कि ये प्रोग्रेशन है, लेकिन तीसरा जो लिखा है मैंने वो प्रोग्रेशन नहीं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नॉट प्रोग्रेशन। तो जो प्रोग्रेशन हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, क्योंकि वो सब फॉर्मुलेट है। लेकिन प्राइम नंबर का सेट आप लिख दो या कोई ऐसी बात लिख दो जो बस आपकी थ्योरी के आधार पे एक्सप्लेन हो सके, उसका कोई मैथमेटिकल बेस, उसको tn के टर्म में ना लिखा जाए, तब हम ये कहेंगे कि दैट इज अ सीक्वेंस बट नॉट अ प्रोग। तो ये बोर्ड में जो मैंने लिखे हैं इस समय आपके सामने, इनमें 3 तो सीक्वेंस ऐसे हैं जो प्रोग्रेशन है, लेकिन ये तीसरे नंबर पे जो लिखा है ये सीक्वेंस तो है लेकिन प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस होता है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में। सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि ये बारीक सी बात को लेकर के कभी कोई उलझन ना हो, इसलिए सब कुछ बता देना जरूरी है। अच्छा, प्रोग्रेशन बनाने के लिए फॉर्मूला आप जो रखेंगे वो आपकी इच्छा, भाई आप कुछ भी रख दीजिए। आपने कहा एक सीक्वेंस मैं ऐसा बनाना चाहता हूं जिसका tn होगा -1 की पावर n इंटू n अपॉन n+1, तो दैट इज अ प्रोग्रेस, क्योंकि आपने बिल्कुल एक फॉर्मूले के रूप में इसको लिख के दिखाया और आपने हमसे बोला फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आपने n को नेचुरल नंबर लिखने का मौका दिया और आपने जस्टिफाई किया कि आपका tn कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये दैट सीक्वेंस इज अ प्रोग्रेस, ठीक है ना। तो थ्योरेटिकल सीक्वेंस प्रोग्रेशन की कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन जितने भी मैथमेटिकल सीक्वेंस है वो प्रोग्रेशन क्या है, ठीक है। चलिए ये तो पूरा हो गया, आगे बढ़िए मेरे दूसरे टॉपिक पे आइए। ये वो टॉपिक है जो 10th में आपने पढ़ लिया था, इसलिए 11th में एनसीईआरटी ने इसे कवर नहीं किया। केवल 2 ही एक्सरसाइज में एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को खत्म कर दिया, लेकिन थोड़ा सा इस पे बात करूंगा बहुत क्विकली। ये 10th का टॉपिक है, वैसे तो कुछ बातें खास है बता दूं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे प्रोग्रेशन को बोलते हैं जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है टर्म्स के बीच में, एक फिक्स वैल्यू का डिफरेंस बना रहता है। एक एग्जाम्पल अगर इसके लिए लिखूं तो कैसा लिखा जाएगा, जनरल फॉर्म में वो देख लीजिए, a+d, a+2d, a+3d एंड डैश डैश, ठीक है ना। अगर आप सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो आपको d मिलेगा, थर्ड से आप सेकंड को माइनस कर दीजिए, आपको अभी भी d मिलेगा। एक कॉमन डिफरेंस आपको मिलता रहेगा हर 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कर, ठीक है। तो ऐसे सीक्वेंस को आप एपी बोलते हैं जिसका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है। जो जीपी आपने अभी थ्योरी में पढ़ा 11th की, उसमें कॉमन रेशियो में 2 को डिवाइड करके देखना पड़ता है, सेकंड को फर्स्ट से, थर्ड को सेकंड से। एपी में डिफरेंस को मेंटेन देखना पड़ता है। तो चलिए ये तो हो गया आपका एपी ऐसी दिखती है। एपी का जो nth टर्म होता है tn, वो a+n-1 इंटू डी से दिया जाता है। काफी तेजी से बताऊंगा, फटाफट बस एक बार याद दिला दे रहा हूँ पुरानी बातें आप लोगों को, क्योंकि 11th के सिलेबस में इसको इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन जानना जरूरी है। tn a+n-1 इंटू डी हो, और ये बिल्कुल सिंपल है क्योंकि पहला टर्म a है, दूसरा a+d है, तीसरे में 2d आ रहा है, चौथे में 3d। इसका मतलब जिस नंबर का टर्म आप लिख रहे हैं उससे 1 डी कम। तो जब मुझे nth लिखने की बारी आई तो मैंने a+n-1d, तो ये इसका tn हो गया। समेशन की अगर बात करें एपी में n टर्म की, तो वो कैसे होगा एक बार उस पे आ जाइए, उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मान लीजिए कि एपी के n टर्म का सम s है, तो साहब ऐसे लिख सकता हूं मैं, पहला टर्म a, दूसरा टर्म a+d, और सभी टर्म को ऐसे थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख देता हूँ ना, फैला फैला के दूर दूर, a+d पूरा एक टर्म है ये, और a+2d ये अगला टर्म, और ऐसे ही कर करके डैश 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 करके लास्ट टर्म भी आएंगे। एक होगा a+n-1d और एक होगा a+n-1d, तो लास्ट ही होगा।
एक काम करते हैं, फ्रंट के भी 2 ही लिखते हैं और लास्ट के भी 2 ही लिखेंगे। a प्लस एन माइनस 2d लिख लेता हूँ और सबसे अंतिम a प्लस एन माइनस 1 ये आपका एपी मैंने पूरा प्रेजेंट कर दिया। पहला टर्म, दूसरा टर्म, बीच में कई टर्म, लास्ट के 2 टर्म। ठीक है, अब हमें ये सम कैलकुलेट करना है। ठीक, सबसे अच्छा तरीका एपी के सीक्वेंस का सम कैलकुलेट करने का ये है कि आप इसी एपी को इसी के नीचे उल्टा लिख दीजिए, है ना। तो सबसे लास्ट टर्म जो यहाँ पर लिखा है, अब ये सबसे फ्रंट पे आ जाएगा। जो सेकंड लास्ट है वो यहाँ आ जाएगा, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा और ये वाला टर्म इधर, सब कुछ पलट जाएगा। और ऐसा करने से कोई वैल्यू में फर्क तो पड़ेगा नहीं भाई। आप 1 + 2 + 3 + 4 बोले या 4 + 3 + 2 + 1, बात तो एक ही है। तो सम कैलकुलेट करने के लिए बेस्ट टेक्निक है कि आप जिस एपी का सम निकाल रहे हो उसको रिवर्स करके लिख दें। एक बार लीजिए, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग देखते जाइए। ये टर्म लास्ट, ये सेकंड लास्ट, और भाई साहब ये आपका सेकंड वाला चला गया सेकंड लास्ट की जगह पे, फर्स्ट वाला लास्ट। पहले भी इसका नाम एस था, अभी भी ऐसे ही होगा क्योंकि समेशन तो वही है, अभी भी है। इन दोनों सीक्वेंसेस को अगर ऐड कर दिया जाए तो 2s बराबर, इन दोनों सीरीज कीजिएगा। सीरीज का मतलब क्या होता है, आपको मैं पढ़ाया था जब एनसीईआरटी वाला केस पढ़ाया था कि अगर आप किसी सीक्वेंस में टर्म्स के बीच में कॉमा नोटेशन हटा के किसी ऑपरेटर को अप्लाई कर देते हैं तो फिर वो सीक्वेंस सीरीज में कर। तो अब जिस लैंग्वेज में मैंने एस को प्रेजेंट किया है, इसको आप सीरीज मान। सीरीज और सीक्वेंस में यही अंतर है कि सीक्वेंस कॉमा नोटेशन से सेपरेटेड नंबर्स का सेट और सीरीज किसी ऑपरेटर को इन्वॉल्व करके लिख। ठीक है ना, तो दोनों को ऐड कर दिया भैया। तो 2s की वैल्यू कितनी आ गई, गौर करिए। ये दोनों टर्म जब ऐड होंगे तो क्या बनेगा, पहले ही मन में सोच लीजिए। a 2 बार आ जाएगा और n-1, तो पहला टर्म बन जाएगा a + n-2a, माफ कीजिए, a भी तो 2 बार आ गया है ना, 2a + n-1 इंटू, ये तो पहला टर्म आ गया। मैं इसको बड़े ब्रैकेट में लिख देता हूँ। दूसरे टर्म को देखिए, इसके पास भी है, इसके पास भी है, 2a इसके पास भी हो गया। एक d ऊपर है, n-2d नहीं, तो जब n-2d में एक d और जुड़ेगा तो पूरा n-1d आ, तो ये भी हो गया 2a + n-1। देखते जाइएगा। इसके बाद डैश डैश। अब इन दोनों को जरा गौर से आप लोग देखें एक बार, इन दोनों को, ये a और a मिलकर 2a हो जाएगा और ये n-2d और ये 1d मिला के n-1d, तो ये भी हो जाएगा 2a + n-1d। ये हमारा तीसरा टर्म हो गया। और ये लास्ट टर्म में a और a मिलके ये भी बन जाएगा 2a + n-1 इंटू, तो ये आपके चारों टर्म यहाँ पर प्रेजेंट हो गए, शुरू के 2, लास्ट। 2s का वैल्यू आ गया आपका। अब जो 2s का वैल्यू आपका है, जरा गौर करिए, ये 2s बराबर आ गया है 2a + n-1d, 2a + n-1d, सब टर्म 2a + n-1d बन, और ये टोटल n। तो आप समझ सकते हैं कि जब सब एक ही बन चुके हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ n मल्टीपल ऑफ 2a + n-1 इंटू, कुछ ऐसा बन गया ये फॉर्म। और अब 2 को अगर मैं यहाँ से राइट शिफ्ट कर दूं तो s का वैल्यू आ जाएगा n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू, कुछ ऐसे आप s को प्रेजेंट कर सकते। तो जो समेशन का फॉर्मूला है एपी के लिए वो कुछ ऐसे लिखा जाएगा, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। एक बात और समझें, अगर मान लीजिए किसी एपी के टोटल टर्म्स में सबसे लास्ट में जो टर्म आ रहा है उसको हम l सिंबल से दिखाएं, l फॉर लास्ट टर्म, तो इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके ऐसे लिखा जा सकेगा। आप देखें, n/2 इंटू 2a की जगह मैं लिख देता हूँ a + n-1 इंटू d। अब ये जो a + n-1 इंटू डी आप देख रहे हैं, जरा गौर से इसको देखिए और अब मेरे साथ चलिए, जरा इसको देखिए। ये nth टर्म, और अगर कोई सीक्वेंस टोटल n टर्म रखता है और nth पोजीशन पे l बैठ, तो बच्चों यही तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी बन जाएगा। अगर n टर्म की ही सीरीज है तो यही लास्ट टर्म है। तो अगर मैं इस टर्म को l कह दूं तो इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके ऐसा भी लिख सकते, a + l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इसको भी जरूर याद करें आप लोग कि किसी एपी के n टर्म का सम n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी हो। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो तो इससे अच्छा कुछ, और अगर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ना पता हो, केवल फर्स्ट टर्म पता हो, तब आप इसको इस्तेमाल कीजिए, ये भी अच्छा है। s बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। तो एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है। एपी के समेशन के लिए आपके पास 2 इनफाइनाइट टर्म का सम एपी में नहीं होता, आप लोग जानते। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म, सम ऑफ n टर्म और उसके 2 फॉर्मूले, ये इतनी चीजें ये होती हैं। एक बात और समझिए, अगले टॉपिक में आते हैं देयर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अंदर बताता हूँ जो बात मैं बताना चाहता हूँ। ये तो बेसिक बात हो गई कि nth टर्म ये होता है, सम के फॉर्मूले ये होते हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या है एपी की, जरा गौर करें। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, इस टॉपिक पे जरा फोकस करिएगा, ये खास है क्योंकि इससे पहले जितना बताया ये तो 10th स्टैंडर्ड में भी था। 10th स्टैंडर्ड में एपी के बारे में जानकारियां हैं, समेशन भी है और nth टर्म है, ये पूरी जानकारी थी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले टॉपिक में तो यही आता है कि n टर्म का सम कितना होता है, nth टर्म क्या होता है। अब प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ खास बातें आती है, मीन इंसर्शन एंड सम। मीन इंसर्शन, सम तो खैर बता ही दिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ। अब प्रॉपर्टीज और मीन कैसे इंसर्ट किया जाता है वो डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज में आइए, सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास एक एपी है, a + d
a प्लस 2d और इसी प्रकार के टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लास्ट टर्म होगा। एक बात अभी आप ये बात समझ गए होंगे, जो ये एडिशन वाला टेक्निक मैंने लगाया, इससे एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि एक एपी के फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के जो समेशन आता है वही सेकंड और सेकंड लास्ट को जोड़ के। तो ये एपी का फीचर ही है कि एपी के फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का समेशन अगले दो टर्म के समेशन के बराबर होता है। इससे हमको ये जानकारी मिल जाती है कि अगर किसी एपी में 1, 3, 5, 7, 9 एंड डैश 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 और लास्ट टर्म मान लीजिए आपको बता दिया जाए कि x है और पूछा जाए इसका पिछला टर्म क्या हो, तो आप ये जज कर सकते हैं कि जो 1 है और जो x है उनका समेशन उतना ही होगा जितना 3 और इस क्वेश्चन मार्क का समेशन। वैसे तो ये क्लियर है कि इनका कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, तो ये जो टर्म होगा क्वेश्चन मार्क x माइनस 2 होगा। लेकिन एपी में ये फीचर को भी हमेशा ध्यान रखें कि आप कोई भी एपी जब लिखते हैं, जैसे आपने मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक लिखा, तो फर्स्ट और लास्ट का सम 9, अगले दो का सम 9। कई बार क्या होता है किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट इस थीम को अप्लाई करके क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है, और जब हम उस क्वेश्चन को मेथड से करते रहते हैं तो वो काफी लेंदी हो जाता है। तो इस तरीके की शॉर्टकट बात है, किसी सवाल में बहुत क्विक परफॉर्म करवाती हैं। जब मैं मेंस के क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहां पर इस तरीके के जो भी सवाल आएंगे उसमें आप देखेंगे, जब मैं बताऊंगा ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से इस तरीके की टेक्निक लगा के क्वेश्चन इजीली उठता है। ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट का, थर्ड और थर्ड लास्ट का, ये मेंटेन है, सेम वैल्यू है। और अगर मान लीजिए टोटल टर्म की संख्या ऑड है, उस सिचुएशन में क्या होगा उसको भी देखिए। तो फर्स्ट और लास्ट का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम और बीच वाले का डबल मेंटेन। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर बीच में अकेला रह गया टर्म, तब क्या होता है? बीच वाले का डबल करेंगे, यानी 1 + 5 6, 2 + 4 6, बीच वाले का डबल भी 6। अगर अकेला टर्म बचा तो उसका डबल करके देखो, क्योंकि ये लोग दो के जोड़े में हैं तो बीच वाले को भी तो डबल मौका मिलना चाहिए ना। और अगर दो के जोड़े पूरे बन रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो सीधे ही चेक कर सकते हो। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एपी में क्या आता है, देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी 1 बाय 1 यहाँ पर बताता जाऊंगा, ये तो जनरल फीचर बता रहा था। अगर मान लीजिए कभी एपी में कोई ऐसा सवाल आता है जिसमें समेशन का जिक्र हुआ है और 3 टर्म एपी में है, इस तरीके की थीम बताई जाती है, तो इफ 3 टर्म्स आर इन एपी, 3 टर्म्स are in AP, then consider these terms A minus D, A and A plus। ठीक है ना। और अगर आपको माना 5 टर्म्स मानने हैं तो 5 टर्म्स में आप कंसिडर करेंगे A minus 2D, ध्यान दीजिएगा, A minus 2D, A minus D, A plus D, A plus 2D। और इसका बेनिफिट कब है? जब आपको सम दिया। इफ अ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सम ऑफ, यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ, इफ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सम ऑफ टर्म्स इन एपी, तब ये कंडीशन लगेंगी कि अगर आपको 3 टर्म मानने को कहा है तो आप A minus D, A और A plus D मानिए, और अगर 5 मानने को कहा है तो A minus 2D, A minus D, A plus D और A plus 2। लेकिन तब जब सम का जिक्र आ रहा हो सवाल, क्योंकि सम में क्या फायदा होता है ना, अगर सम की बात चल रही हो तो आप गौर करें, इन तीनों को जैसे ही आप जोड़ेंगे तो सारे D कट और आपको एक पल में A का वैल्यू। तो क्विकली एक वेरिएबल को रिफाइन करने का तरीका, 5 टर्म मानेंगे आप इन पांचों को, तो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो सारे D कट। तो इसलिए जब 3 टर्म और 5 टर्म मानने की बात आए तो पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि उनको ऐसा, अगर 4 टर्म की कंडीशन कभी बनती है तो उसके लिए थोड़ा रूल चेंज करें, क्योंकि 4 टर्म में फिर वही मिडिल वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उनको माने आप A minus 3D, A minus D, A plus D और A plus 3। लेकिन ये बात कभी मत भूलें बच्चों की, ऐसे केस में जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वो 2 विद कॉमन डिफरेंस। एक बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सब मानने की जरूरत तब पड़ती है जब कोई ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हो जिसमें समेशन दिया हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए 3 टर्म्स आर इन एपी एंड देयर सम इज 63, ये ऐसी लगे, 3 टर्म्स आर इन एपी एंड देयर सम इज 94, 93 ऐसे, या 5 टर्म दिए उनका सम जो है 77 है, इस तरीके का सवाल अगर एग्जाम में आता है, तब आप टर्म को इसी सीक्वेंस में मान करके फायदा उठा। इससे फायदा बस ये होगा कि एक वेरिएबल की वैल्यू क्विकली, 3 में से A और D जो 2 अननोन है उनमें एक आपको क्विकली मिल जाएगा, इंस्टेंटली आप एक का वैल्यू पता लगा। ठीक है ना। बाकी अदर केसेस में अगर सम का यूज नहीं हो रहा फिर तो आप A plus D, A plus 2D मान के भी कंफर्टेबली क्वेश्चन को ले जा सकते हैं, बट सम के केस में ये ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई कि 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म किस तरह से माने जाएं जब वो एपी। ठीक है। अगली प्रॉपर्टीज में आते हैं, सबसे पहला केस उठाते हैं। मान लीजिए एक एपी आपको दी है A plus D, A plus 2D, A plus 3D। ध्यान रखिए कि अगर किसी एपी के सभी टर्म में आप एक कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं, माना आपने इस एपी के सभी टर्म में K ऐड कर, तो ये एपी रहेगी। यानी अगर आप एक कांस्टेंट को ऐड करते हैं किसी एपी में तो जो नया प्रोग्रेशन बनेगा वो भी एपी होगा। ये देखिए, अब A plus K, A plus K plus D, A plus K plus 2D ये बन गया। गौर करें, ये जो नया सीक्वेंस बना ये भी एपी है, बस फर्क किस में पड़ा है? फर्स्ट टर्म इज चेंज्ड, फर्स्ट टर्म इज
ए प्लस के, कॉमन डिफरेंस नो चेंज इन कॉमन, नो चेंज इन। गौर करिए, आप अगर आप सेकंड से फर्स्ट को घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस वही आएगा जो पहले आया था। तो नो चेंज इन कॉमन डिफरेंस, ओनली फर्स्ट टर्म इज चेंज, इट इज नाउ ए प्लस। ठीक है ना। तो ये पहला केस है। अगर एपी के सभी टर्म में कांस्टेंट आप ऐड कर देते हैं तो एपी के नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एपी ही रहती है। जो रूल एडिशन पे बताया वो सब्ट्रैक्शन पे भी एप्लीकेबल होगा, ये बताने की जरूरत मैं नहीं समझता हूँ। ये आप लोग जानते ही हैं कि एडिशन पे लगने वाले रूल आमतौर पर सब्ट्रैक्शन पे भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो फर्स्ट टर्म भी ए माइनस के हो जाएगा। ठीक, अगला केस समझिए। अगर मान लीजिए कुछ टर्म आपको एपी में दिए हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी एंड डैश डैश, और आपसे कहा जाता है मल्टीप्लाई अ कॉमन कांस्टेंट इन ऑल द टर्म। मल्टीप्लाई कर दिया आपने केस, तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो क्या हो जाएगा, ए के प्लस डी के, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए के प्लस 2डी, कुछ ऐसा नया सीक्वेंस बन जाएगा। और अब आप गौर करें, इस नए सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म के की जगह ए की जगह ए के हो गया है, और अगर आप सेकंड से फर्स्ट को घटाएंगे ना, वो भी डी के हो। तो क्या चेंजेस हुए जरा गौर करें। फर्स्ट टर्म becomes k टाइम एंड कॉमन डिफरेंस becomes k। यानी कि जब आप एक टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट टर्म भी k गुना हो गया, कॉमन डिफरेंस भी k गुना हो गया। लेकिन अगर आप कोई टर्म ऐड करते हैं तो उससे कॉमन डिफरेंस में कोई। सर एजीपी मेंस से हट गया है क्या? नहीं, एजीपी नहीं हटा है। फिर भी मैं एक बार और कंफर्म करके बताता हूँ, है ना। कुछ चीजें हटी हैं, उसमें एजीपी भी शामिल है या नहीं देखना पड़ेगा, मुझे इतना श्योरली नहीं पता है मुझे ना। एजीपी शायद नहीं भी हट सकता है, क्योंकि जो टॉपिक हटे उनमें इंडक्शन मुझे याद है, मैथमेटिकल रीजनिंग अब नहीं आएगा, जो फिलहाल बड़े बड़े टॉपिक हैं जो पहले आते थे। रीजनिंग से एक सवाल हमेशा आता था, अब इस बार रीजनिंग को हटाया है। इंडक्शन से तो खैर ऑब्जेक्टिव सवाल वैसे ही नहीं बनता है। मैथ्स में कम हटा है, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा सिलेबस को डाउन किया है अभी मेंस के लिए। ठीक है ना। चलिए तो पहले इसको पूरा कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा k टाइम्स, कॉमन डिफरेंस भी हो जाएगा। यानी मल्टीप्लाई करने का लॉजिक अलग है, एडिशन का लॉजिक। तीसरे कंसेप्ट पे आते हैं। अगर मान लीजिए आपको दो एपी दिए, ठीक है ना, दो एपी दिए, एक एपी है ए प्लस डी, ए प्लस 2डी ये, और दूसरी एपी है बी प्लस डी डैश, बी प्लस 2डी डैश, ऐसे। पहली भी एपी है, दूसरी भी एपी है, दोनों के फर्स्ट टर्म अलग अलग है, दोनों के कॉमन डिफरेंसेस भी अलग है। अब आपने इनको ऐड कर दिया, सब एडिशन किया आपने दोनों, तो एडिशन करके आपको मिला ए प्लस बी, अगला मिला ए प्लस डी डैश, फिर मिला ए प्लस बी प्लस 2डी प्लस डी डैश। अब क्या देखिए नतीजा क्या निकला कि फर्स्ट टर्म दोनों के ऐड हो गए और कॉमन डिफरेंस भी ऐड। तो यानी जब आप दो एपी ऐड करते हैं तो जो आता वो भी एपी है, और उस एपी का फर्स्ट टर्म है सम ऑफ ए, दोनों एपी के फर्स्ट टर्म के सम के बराबर है। फर्स्ट टर्म इज द सम ऑफ टू फर्स्ट टर्म लिख देता हूं, समझ जाओगे किन के दो टर्म। और कॉमन डिफरेंस इन दिस केस is the sum of common differences। जो दो कॉमन डिफरेंस दोनों एपी के थे वो भी ऐड हो गए, और जो फर्स्ट टर्म था वो भी ऐड हो गया। ठीक है ना। तो एक एपी में अगर कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो एपी रहती है ना। और अगर एक एपी में कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भी एपी रहती है। और अगर किसी एपी में दूसरी एपी को ऐड कर दिया जाए तो उन दोनों के एडिशन से भी एक एपी बनती है। उस एपी का फर्स्ट टर्म दोनों एपीज के फर्स्ट टर्म के सम के बराबर होता है, और उनका कॉमन डिफरेंस दोनों के कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना। तो चलिए इतने रूल मैंने आज बता दिए। जस्ट यहीं से, इसी टॉपिक से कल फिर स्टार्ट करूंगा। बच्चे क्या सवाल पूछ रहे, एक मिनट सर, सबसे ज्यादा फोकस किस चैप्टर पे करना है? बेटे अभी आज मैंने अपनी कोचिंग में बच्चों के लिए एक लिस्ट बनाई थी, उसमें वेटेज काउंट कर रहा था, तो कोऑर्डिनेट पर मुझे लग रहा था 3-4 सवाल का एक्सपेक्टेशन है। बाकी 2-2 सवाल। देखिए एक चैप्टर ऐसा तो कोई नहीं है जो 10 सवाल दे, ठीक है ना। इतने सारा टॉपिक है, 30 क्वेश्चन आने हैं, उसमें से भी करने 25 हैं। तो जब मैं वेटेज निकाल रहा था तो मुझे याद है जितना उसमें कोऑर्डिनेट को मिल रहे थे, 3 का वेटेज दे रहे थे हम लोग, वो भी इसके हटने के बाद 3 या 4 से। लेकिन थोड़ा सा कभी कभी मेंस का अनइवन रहता है, किसी टॉपिक से बहुत ज्यादा आ जाता है, किसी से कम आ जाता है। अब उस अनसर्टेनिटी पे तो बात नहीं कर सकते, है ना। लेकिन जो मैंने बनाया था डिटेल, वो मैं कल यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोगों के सामने रख दूंगा कि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि किस हिसाब से बाइफरकेट होंगे, सवाल कैसे बटेंगे। ठीक है ना। तो कल क्लास शुरू करने से पहले वो पन्ना जो मैंने रखा है ऑफिस में उसको उठा लाऊंगा और यहाँ पर भी डिस्प्ले में दिखा। ठीक है। लेकिन वो मेरा एक्सपेक्टेशन होगा, बस वो सही होगा कि गलत होगा ये मेरा, ठीक है ना। वो मैं अपने हिसाब से एक अनुमान लगाया है बच्चों के लिए कि इस चैप्टर से इतने सवाल आएंगे, क्योंकि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन बच्चों ने पूछा था मुझसे आज ऑफिस में। कौन से चैप्टर लीव कर सकते हैं? लीव तो कुछ मत करो यार वैसे तो। अब देखो लीव का सीधा सा कंसेप्ट है बेटा, जो चैप्टर अभी आप कम टाइम पे जानते हैं कि आप कमजोर हैं किसी टॉपिक में, तो उसी को लीव करो ना यार। लीव उसी को करो जो आपको नहीं बन पा रहा है, सिंपल सा फंडा है। जो आ रहा है उसको लीव तो नहीं करना चाहिए, जो नहीं आ रहा उसको लीव कर दो। ये लीव किसको करना है, ये सबका अलग अलग। किसी को कोऑर्डिनेट में प्रॉब्लम होगी, लेकिन कोई दूसरा ऐसा भी होगा जो एक्सपर्ट होगा,
और नहीं सर मैं तो चुटकियों में निकाल देता हूँ कोऑर्डिनेट का सवाल, अनुमान लगा लेता हूँ। जिसने कोऑर्डिनेट के सारे रूल्स ठीक से माइंड में रख लिए होते हैं, जो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला की प्रॉपर्टीज को बिल्कुल बारीकी से समझ चुका है, वो निकाल देगा कोऑर्डिनेट। उसको कोऑर्डिनेट में दिक्कत है ना। लेकिन जिन लोगों ने कम प्रैक्टिस की है उनको कोऑर्डिनेट में दिक्कत आ सकती है। तो इसका जवाब तो हर बच्चे के लिए अलग अलग, ठीक है ना। तो चलिए कल वो मैं लिस्ट लाके यहाँ पर दिखाऊंगा, कल क्लास उसके बाद शुरू करूंगा। पहले वो लिस्ट डिस्प्ले कर दूंगा 1 मिनट पहले, उसको देख लेना आप लोग, और फिर उसके बारे में जो भी पूछना होगा कल, ठीक है ना। चलिए बाय।